नमस्कार, आदाब। मैं शरिया से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद में सांसदों का हंगामा आज भी जारी, दोनों सदनों की कार्रवाई फिर हुई बाधित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 25 यात्रियों से भरी बस 2 फीट गहरी खाई में गिरी, कई लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से की मांग, कहा हम रोहिंग्या शरणार्थियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। ममता बनर्जी करेंगी विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व, लालू के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी ने कहा विचार करने की बात। मुसलमानों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के विवादित बयान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस नेता सुरेश राजपूत ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन वर्तमान संविधान और परिस्थितियों में असंभव। नीतीश कुमार के मेला संवाद यात्रा पर लालू यादव का बयान, कहा आंखें सेकने जा रहा हूं। पिछले 48 घंटों में इजराइल ने की 300 स्ट्राइक, सीरिया की पूरी एयरफोर्स और एयर डिफेंस तबाह। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। कल सोमवार को सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों पर बात कहने और जांच की मांग पर सदन में खासा हंगामा रहा। इस वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी। कल राज्यसभा में विपक्ष के कई सांसदों ने सभापति पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अड़चन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित आनी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक प्राइवेट बस गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद उसके परखच्चे उड़ गए। आनी के शकेलहट के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका है। करसोग से आने की बस है, उसमें 25 से 30 पैसेंजर्स थे, जो कि शवाड़ के आसपास उसका एक्सीडेंट हो गया है और जो ड्राइवर है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी जितने भी लोग थे दे हैव बीन मूव्ड टू द हॉस्पिटल प्राइमरी ट्रीटमेंट। एज पर इनिशियल रिपोर्ट कुछ लोग हैं सिवियरली इंजर्ड, पर अभी उनकी असेसमेंट चल रही है। दे विल अकॉर्डिंगली रेफर टू रामपुर। हमारी पूरी टीम ऑन द स्पॉट है, सभी लोगों को वहां से मूव कर लिया गया है और सिचुएशन का पूरा जायजा लिया जा रहा है। 1 घंटा पहले आई है जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है, बट हमने सब लोगों को वहां से मूव कर दिया है। एवरीबॉडी हैज बीन रेस्क्यूड। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में भड़की हिंसा पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को याद करते हुए कहा है कि भारत को पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। आरएसएस मैं नहीं जानता उनका प्रोटेस्ट किस बारे में है। वो कह रहे हैं हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। उन्हीं की तो हुकूमत है, आरएसएस की तो हुकूमत है, इनको देखना चाहिए इसके बारे में। कोई नहीं चलेगा, स्टेट शुड टर्न होगा एक ही पावर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार रात एक दर्दनाक बस हादसा हुआ। एक बस यहां पे तेज रफ्तार से मुंबई के घनी आबादी वाले इलाके कुल्ला में घुस गई।
तेज रफ्तार बस ने इस दौरान कई लोगों को रौंद दिया। आखिर में बस एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम से टकराने के बाद रुक गई, लेकिन बिल्डिंग की बाउंड्री ढह गई। इस बीच बस ने 100 मीटर के दायरे में 40 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 49 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के पीछे क्या वजह है। क्या ये हादसा ड्राइवर के नशे में होने की वजह से हुआ या फिर बस के ब्रेक फेल हो गए। वहीं इस हादसे की कोई सटीक वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। घटना के वक्त मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि बस ड्राइवर नशे में था। वो डीसीपी जोन गणेश गाबड़े ने कहा कि घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। ये घटना सोमवार रात 9:50 पर हुई। ये दुर्घटना मुंबई के पश्चिम कोला इलाके में एल वार्ड के सामने अंजुमे इस्लाम स्कूल के पास एसटी बारवे रोड पर हुई। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हालत में इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बस ने 100 मीटर की दूरी में 30 से 40 अलग अलग तरह के वाहनों को टक्कर मारी, जिससे सड़क पर और वाहनों में बैठे कुछ लोग घायल हो गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले जयराम ठाकुर ने मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार से कई गंभीर सवाल किए हैं। देखिए, हमने सुधरने का वक्त दिया, वक्त नहीं बहुत वक्त दे दिया, और उसके बावजूद भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की ऐसी हालात कर दी है जो हालात कभी भी आज से पहले नहीं हुए। उस सारी चीज को लेकर के अब वक्त आ गया है कि इनकी हकीकत को लोगों के सामने रखा जाए। और हिमाचल प्रदेश जो है वो एक तरह नीलाम होने की स्थिति में आ गया है। हमारे बड़े बड़े ऐसे प्रेस्टिजियस संस्थान जो संस्थान के साथ साथ में चाहे हमारे टूरिज्म के यूनिट, वो सारी चीजों को लेकर के हम आज अपनी बात कहेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं 2 साल के कार्यकाल में लांघ दी है सरकार ने, और उसके बावजूद भी सरकार जश्न मना रही है। ये बड़ा हैरानी का विषय। सत्तासीन एनडीए को चुनौती देने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब तक पूरी तरह से एक साथ नहीं जुट पाया है। ऐसे में इस गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी। इसके बाद से इंडिया गठबंधन के अधिकतर राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। लीडरशिप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर। अब लालू प्रसाद ममता बनर्जी लीड करें, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी है, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार है। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। लोकसभा में भी जोरदार हंगामे का दौर जारी। इस स्थिति के समाधान के लिए उपराष्ट्रपति आज अहम बैठक करने वाले हैं। राहुल गांधी भी कांग्रेस सांसदों से मुलाकात कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि संविधान में किस बात पर चर्चा हो रही है, उन्हें मौलिक अधिकारों पर चर्चा करानी चाहिए। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि संविधान में किस बात पर चर्चा हो रही है। संविधान की चर्चा जो है उसमें क्या हो रही है। संविधान पे चर्चा कराना चाहिए, मौलिक अधिकारों पे किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान की आत्मा तो मौलिक अधिकार है, बिना मौलिक अधिकार के संविधान बेकार है। तो संविधान पे अगर चर्चा है तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा कराइए कि कहाँ तक गवर्नमेंट उसका पालन कर रही, कहाँ तक लोगों को इनके अधिकार मिल रहे हैं, जिनकी गारंटी संविधान ने की थी कि इनको किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। रोज हम देख रहे हैं जीने का अधिकार खत्म हो गया, जिसको चाहे उसको गोली मार दो।
संपत्ति का अधिकार पहले ही खत्म कर दिया था कानून बना के, तब भी कानूनी अधिकार है, संवैधानिक नहीं रहा है, लेकिन उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। प्राइवेसी पे हो ही रहा है, सबके फोन टेप हो रहे हैं, जबकि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये सारी चीजें होना चाहिए, चर्चा तो करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी, जिसका जवाब कुछ भी नहीं होगा प्रधानमंत्री या किसी के पास। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले रेखा शर्मा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक करके रेखा शर्मा के संबंध में हाईकमान द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में औपचारिक ऐलान किया। शाह जी, तमाम उच्च लीडरशिप, आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हमारी पार्टी की बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुरानी, जिन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मजबूत करने का काम किया है और पूर्व में महिला आयोग की माननीय चेयरपर्सन रही है। रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेखा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये हरियाणा का पक्ष राज्यसभा के अंदर रखेंगी मजबूती से, हरियाणा को बड़ा उसका लाभ मिलेगा। इनको बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के विवादित बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सीजेआई संजीव खन्ना के सामने एक शिकायत लेकर पहुंचे। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के बयान के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की गई है। शेखर कुमार यादव ने हाल ही में एक भाषण में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। यादव ने कहा था कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार काम करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस टिप्पणी के खिलाफ दायर हुई शिकायत से कैसे निपटती है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। सीजेआई ने सबसे पहले इस विवादित बयान पर कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय वकील संघ, राष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश को खत लिख चुकी है। शेखर कुमार यादव ने हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही देश को अल्पसंख्यकों के हिसाब से चलाए जाने की बात की थी। यादव के बयान को देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण माना है। जस्टिस यादव ने यूसीसी पर जोर दिया था। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के काम की प्रशंसा भी की थी। यादव के भाषण की आलोचना करते हुए एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट के एक जज विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन में कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है, जो पहले कई मौकों पर बैन हो चुकी है। इसी तरह पूर्व सांसद और सीपीएम पोलिट ब्यूरो के सदस्य वृंदा करात ने इस भाषण को नफरती कहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का शीश महल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने एक्स अकाउंट पर सीएम आवास का वीडियो साझा किया, जिसमें भाजपा ने दावा किया है कि कभी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का आवास किसी 7 स्टार रिसोर्ट से कम नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के अंदरूनी हिस्से को दिखाने का दावा करने वाले वीडियो को साझा किया है। केजरीवाल का अय्याशी का महल, शीश महल, जिसे वो दिल्ली की जनता को दिखाना नहीं चाहते थे, आज उसका पहला वीडियो हमने दिखाया है। उस घर का बाथरूम देखिए, उस घर का जिम देखिए, क्या ग्रेनाइट लगे हुए हैं, क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और सोना और जकूजी बाथ देखिए जो 7 स्टार रिसोर्ट्स में मिलते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, ये उनकी काली कमाई और भ्रष्टाचार का सच है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप अपने घर को छुपाना चाहते थे, क्यों शीश महल की चाबी खेल रहे थे। और जिस तरह से जो दिख रहा है, तो ये उनका मुख्यमंत्री आवास का बंगला नहीं, ये म्यूजियम है करप्शन का, जो दिल्ली की जनता के लिए खोलना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल, आप इस महल के दरवाजे खोलिए और दिल्ली की जनता को कहे कि आके देखो कैसे मैंने आपको बेवकूफ बना के अपनी अय्याशी का सामान
दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतरेगी। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ताहिर हुसैन की पत्नी और बेटा शादाब ने आज असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ताहिर हुसैन एमआईएम में शामिल हो गए हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और समर्थक आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी हैं। वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि दंगों के नाम पर आने के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। हाल ही में ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन के खिलाफ एक प्राथमिकी रद्द कर दी थी। यह एफआईआर इमारत की पहली मंजिल पर दंगा और उपद्रव के मामले में पीड़ितों की शिकायत पर कराई गई थी। दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं और आप तीसरी बार सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 पर जीत दर्ज की थी। इसी बीच चर्चा है कि एमआईएम अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों की त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस भी आगामी चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उनकी पुरानी सीट पड़पड़गंज की जगह जंगपुरा से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। सिविल सेवा के शिक्षक अवध ओझा को पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज से आपका उम्मीदवार बनाया गया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि आखिर क्यों उनकी विधानसभा सीट बदली गई है। मनीष ने कहा कि सीट बदलने के लिए पार्टी का डिसीजन है। मैं आज जंगपुरा विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि यहां हमारे सब कार्यकर्ता साथी आके हनुमान जी के चरणों में, भगवान राम के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबके हृदय में भगवान राम निरंतर वास करें और हम सबके हृदय में भगवान राम को ही देखें। मेरी भगवान राम से प्रार्थना है कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम बीजेपी वालों के हृदय में भी, कांग्रेस वालों के हृदय में भी, सब जाति सब धर्म के लोगों में भगवान राम को ही देखें। हमें भगवान दिखाई दें हर जगह। बीजेपी वाले मकान ढूंढते रहें, हम राम को ढूंढते रहेंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। इस मामले पर आज रावजोनी कोर्ट में सुनवाई होनी है। जैन ने आरोप लगाया कि बांसुरी ने झूठ बोला है कि शिकायतकर्ता के घर से 3 करोड़ रुपए, 1.8 किलो सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए। उन्होंने बांसुरी स्वराज पर गलत सूचनाओं के आधार पर खुद की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जैन ने स्वराज के खिलाफ 5 अक्टूबर 2023 को एक इंटरव्यू के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। सत्येंद्र ने आरोप लगाया कि बांसुरी ने ये बयान उनकी छवि धूमिल करने और राजनीतिक लाभ के लिए दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि बांसुरी स्वराज की तरफ से उनके बारे में लगातार गलत बयानबाजी की जा रही है और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर छवि खराब हुई है। जैन ने स्वराज के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया है। इसी याचिका पर राज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। इस मामले में जैन लंबे वक्त तक जेल में रहे। जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर फरवरी 2015 और 17 के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वर्तमान संविधान के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। अगर सरकार संविधान को बदलना चाहती तो हम इस कदम का सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे। इस संविधान को बदलने नहीं दें क्योंकि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि वर्तमान संविधान के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। और अगर ये सरकार संविधान को बदलना चाहती है तो इस सरकार के इस कदम का हम लोग अपना सड़क से लेकर संसद तक और हर कीमत पर विरोध करेंगे। संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और अगर ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाती है तो हमारा आरोप पुष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। इस ऑब्जर्वेशन पे गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं
कि रोजगार क्रिएट किए जाए, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है रोजगार विहीन विकास को प्राथमिकता देती है। वो अडानी जी जैसे लोगों को प्रोजेक्ट दे करके आम कॉन्ट्रैक्टर्स की जॉब छीन रही है, आम आदमियों के रोजगार पर डाका डाल रही है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर आपस में कलह सामने आ रही है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर समर्थन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को सीधी नसीहत देते हुए उसकी आपत्तियों को बेबुनियाद करार दिया है। पटना में लालू यादव ने कहा है कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है, हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए डिनर पॉलिटिक्स का भी सहारा लिया जा रहा है। आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के दिल्ली आवास पर डिनर का आयोजन रखा गया है। इस डिनर में गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। डिनर में बिहार एनडीए के सभी सांसदों को बुलाया गया है। डिनर के जरिए बिहार में एनडीए में बेहतर समन्वय पर चर्चा होगी। वर्तमान में बिहार एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हमसे और लोजपा आर शामिल है। पांचों के दलों को लोकसभा की 30 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में पस्त होने के 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। इस उलटफेर के पीछे एनडीए के तीनों दलों के कोऑर्डिनेशन को वजह बताया जा रहा है। बीजेपी ने कोऑर्डिनेशन में बड़ी भूमिका निभाई थी। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इस बार अजित पवार के वोट भी बीजेपी में शिफ्ट हुए। वही अजित पवार को भी बीजेपी का समर्थन मिला। तीनों ही पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र के 288 में से करीब 230 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर अक्टूबर 2025 में चुनाव प्रस्तावित हैं। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जरूर जुटी है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 126 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से शुरू महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ। आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर है। इस दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार आंखें सेकने जा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ही सरकार बनाएगी। अब इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक गांव की कहावत है, चोर बोले जोर से, चोरी और सीना जोड़ी। क्यों नहीं जोर सरोस पर देते हैं कि सोनिया गांधी का क्या मामला है। अगर हिम्मत है तो इसका खुलासा करें। और ये नौटंकी कर रहे हैं, सदन चलने नहीं देते और बाहर में हंगामा करते। लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे। सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी। सीरिया में तख्ता पलट के बाद फैली अराजकता का इजराइल फायदा उठाने में लगा है। असद की सेना मैदान छोड़ चुकी है और सीरिया की सुरक्षा के लिए इस वक्त सरकार या सेना कोई भी मौजूद नहीं है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद से इजराइल ने गोलान हाइट्स से लगे सीरियाई क्षेत्र में अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। इजराइल ने पिछले 48 घंटों में सीरिया पर करीब 300 एयर स्ट्राइक की हैं, जिसकी वजह से सीरियाई एयरफोर्स और एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। लगभग सभी विमान, हेलीकॉप्टर और वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों में नष्ट हो गए हैं। इजराइल ने सोमवार को सीरिया के उन हथियारों को निशाना बनाया जिसके बारे में उसे डर है कि बशर अल असद शासन के पतन के बाद चरमपंथियों के हाथों लग सकते हैं। 2 सीरियाई सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि इजरायली विमानों ने कम से कम 3 प्रमुख सीरियाई सेना के हवाई ठिकानों पर बमबारी की, जिनमें दर्जनों हेलीकॉप्टर और जेट विमान थे।
असद के सत्ता से हटने के बाद हवाई ठिकानों पर ये सबसे बड़े हमले हैं। कतर, सऊदी अरब और इराक ने इसराइल के इन हमलों की निंदा की है और सीरिया क्षेत्र में जल्द से जल्द कब्जा छोड़ने का आह्वान किया। इसके अलावा हुती समूह ने भी क्यूनेत्रा और माउंट हरनोम के नए क्षेत्रों में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के साथ साथ दमिश्क पर हवाई हमलों में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिर्फ इजरायल ही नहीं, अमेरिका और तुर्की ने भी अपने अपने हितों को बचाने के लिए सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने जानकारी दी कि उसने ISIS के लगभग 75 ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं तुर्की ने भी कुर्द फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।